साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका पीके स्टडी में। आज है सोमवार और आज है 22 तारीख। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत, जिसमें जो एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की टोटल 8 से 10 क्लासेस होंगी, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम गुलाम वंश के 2 शासक को पढ़ेंगे। ठीक है, गुलाम वंश को पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हैंड रिटन नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो वहां जाके आप हैंड रिटन नोट पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत, तो मैंने पिछली क्लासेस में बता चुका है कि पृथ्वीराज चौहान आए। ठीक है, मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी के बाद पृथ्वीराज चौहान, फिर इन दोनों के बीच तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है, फिर जो तराइन का युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी जीत गया था। फिर मोहम्मद गौरी जब जीता तो मोहम्मद गौरी का बहुत बड़ा शासन क्षेत्र हो चुका था, तो मोहम्मद गौरी अब वापस जा रहा था क्योंकि उसे वहां भी युद्ध लड़ना था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो है वापस जाते समय अपने गुलाम, उसका एक गुलाम था जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे शासन सौंप कर गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक हुआ। इसे मामलुक वंश और दास वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं उसी को, दिल्ली सल्तनत के दास वंश को। ठीक है, इसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश, इन तीनों नामों से जानते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और कि जब इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, उद्दीन ऐबक जब आएगा तो इसे कुतुबी वंश भी कहे, कुतुबी वंश भी कहते हैं, कुतुबी वंश। ठीक है, और जब इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश जब आएगा तो इसे शमसी वंश भी कहते हैं। ठीक है, शमसी वंश भी कहते हैं। ठीक है, और जब इसमें बलबन आएगा तो इसे बलबनी वंश भी कहते हैं, बलबनी वंश भी इसे कहा गया था। ठीक है, ये 6 उसके गुलाम वंश के नाम है: गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुबी वंश कहलाया, और इल्तुतमिश के समय शमसी वंश, और बलबन के समय बलबनी वंश। ठीक है, अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अभी बाद में बात करेंगे। बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, गुलाम वंश की कहा। सॉरी, पहले दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए, 5 शासकों ने शासन किया था। कौन कौन से हैं? नहीं जाने। तो कौन कौन से शासक थे तो सुनो। पहले थे जीके, तो सरल है, इसकी ट्रिक याद कर लो। ठीक है, जीके तो सरल है। ठीक है, ये 5 वर्ड याद रखने। ग से गुलाम हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश। ठीक है, और के से खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है, और अब बात करें टी से तुगलक वंश, तुगलक वंश। ठीक है, और स से सैयद वंश, सैयद वंश। ठीक है, और बात करें एल से लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है, अब इनके शासन काल की बात करें तो ये जो गुलाम वंश रहा था, तो गुलाम वंश रहा था 1206 से 1290 तक रहा था। ठीक है, और फिर बात करें खिलजी वंश, खिलजी वंश जो रहा था 1290 से 1320 तक ये रहा था। ठीक है, और
तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से ये 1414 तक रहा था। और सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451 तक रहा, ठीक है। और लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल रहा, इनके शासनकाल, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखना कि सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा। तो सबसे लंबा नाम किसका है। गुलाम में 3 ही अक्षर है, ठीक है। और खिलजी में 3 है, तुगलक में 4 अक्षर है, और सैयद में आधा सै है, लेकिन इसमें भी मान लो 3 ही अक्षर, इसमें 2 अक्षर। तो मान लो तुगलक में कितने अक्षर है, 4, तो ये सबसे ज्यादा इसका शासनकाल रहा। इस तरह से मतलब ये ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा लंबा शासनकाल इसका तुगलक का रहा, सबसे लंबा शासनकाल, ठीक है। सबसे लंबा शासनकाल तुगलकों का रहा, ठीक है। और फिर आता खिलजी वंश का, सबसे कम शासनकाल इसका रहा। सबसे कम कितना रहा अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे कम शासनकाल रहा, देखो खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा वो लगभग 30 वर्षों का रहा, ठीक है। और जो तुगलक वंश का रहा वो 94 वर्षों का लगभग, ठीक है। जब आप 1320 में 1290 घटाओगे तो 30 आएगा, और 1414 में 1320 घटाओगे तो 94 आएगा, ठीक है। तो सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का रहा, और फिर खिलजी वंश का सबसे कम शासनकाल रहा। तो ये 5 राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, ठीक है। और इनमें से इन इन जो वंश है इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आते, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश को, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को हम 8 से 10 क्लासेस में खत्म कर देंगे। गुलाम वंश को, गुलाम वंश, ठीक है। इसे मैंने क्या कहा था, दास वंश भी कहा था, और मामलुक वंश भी कहा था, और मामलुक वंश, ठीक है। ये सभी इसके नाम है, अन्य नाम है, ठीक है। और जब ये कुतुबुद्दीन के समय था, कुतुबुद्दीन के समय, तो इसे कुतुबी वंश कहा गया, कुतुबी वंश कहा गया, ठीक है। और जब इल्तुतमिश के समय था, इल्तुतमिश के समय था, तो इसे क्या कहा गया, शमशी वंश, शमशी, अरे यार, शमशी वंश कहा गया, ठीक है। और जब ये बलबन के टाइम था तो इसे बलबनी वंश कहा गया, बलबनी वंश कहा गया, ठीक है। ये तीनों नाम जो है कहे गए थे। अब बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में जो है 11 शासक हुए। कितने शासक हुए, नोट करके लिख लेना है, पहला पॉइंट डालना तो लिखो, गुलाम वंश में 11 शासक हुए। गुलाम वंश में 11 शासक हुए, ठीक। अब 11 शासकों के नाम लिखते हैं और उनके शासनकाल को लिखते हैं, ठीक है। फिर एक एक करके सभी उनके आक्रमण, उनकी उनके निर्माण और उनके उनका वास्तविक नाम, उनकी उपाधि, ये सब जानेंगे। पहले 11 शासकों के नाम लिखते हैं, ठीक है। तो पहला शासक कौन था, तो जिसने स्थापना की थी, कौन था पहला शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उद्दीन ऐबक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1206 से ये 1210 तक रहा था, ठीक है। 1206 से 1210 तक रहा। फिर इसके बाद आता है आराम शाह, इसी का बेटा, कहीं कहीं इसी का बेटा कहा जाता है, कहीं कहीं ये बेटा नहीं माना जाता, ठीक है। आराम शाह, आराम शाह जो है 1210 से 1211 तक रहा, ठीक है। मतलब ज्यादा इसका शासनकाल नहीं रहा। उसके बाद जो है आ गया था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो आया था 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। 1236 तक। और फिर चौथा आया था रुकुनुद्दीन फिरोज, रुकुनुद्दीन फिरोज, रुकुनुद्दीन फिरोज जो आया था
इसका भी शासनकाल ज़्यादा बड़ा ही नहीं था, इसका 6-7 महीने का था, 1236 से 1236 तक ही था। ठीक है। फिर अपनी आती है पहली महिला शासिका, कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आती है। ठीक है। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक था। ठीक है। 1240 तक। अब फिर आता है रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आता है। बहराम शाह। ठीक है। बहराम शाह जो है 1240 से 42 तक रहता है। 1240 से 42 तक बहराम शाह रहता है। ठीक है। और 2 मिनट आपको मैं देख लूंगा आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोर्ड में। हाँ, आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक। तो देखो, अब सातवां कौन था? देखो, बहराम शाह के बाद आता है मसूद शाह। मसूद शाह। ठीक है। मसूद शाह जो आता है 1242 से 1246 तक रहता है। ठीक है। मसूद शाह 1242 से 1246 तक रहता है। फिर आठवां कौन आता है? फिर आठवां आता है नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन बस इसका नाम। ठीक है। नसीरुद्दीन जो आता है 1246 से कहाँ कब तक था ये? इसका शासनकाल मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है। 1246 से इसका शासनकाल अभी बताता हूँ। अब इस नौमा कौन आया था शासक? तो नौमा था बलबन। बलबन। ठीक है। ये जो आया था 1200 1266, हाँ, इसका 1266 तक था। ठीक है। और इसका 1265 तक था यार, 65 तक। ठीक है। और इसका 1266 से 1287 तक था। ठीक है। और फिर आता है 10वां, कौन सा? 10वां कौन सा था? कैकुबाद। कैकुबाद। ठीक है। कैकुबाद। ये आता है 1287 से 89 तक, 79 तक। और फिर आता है 11वां और अंतिम शासक क्यूप्रस। ठीक है। क्यूप्रस। क्यूप्रस जो होता है 1289 से 90 तक होता है। ये इसके 11 टोटल 11 जो है शासक थे, गुलाम वंश के 11 शासक हैं जिन्होंने शासन किया। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। फिर आराम शाह आता 1210 से 1211 तक, 1 वर्ष का शासनकाल होता है। क्योंकि जो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध होता है जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है, फिर वह दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसकी कहानी मैं इल्तुतमिश के समय सुनाऊंगा। ठीक है। तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक आता है। रुकनुद्दीन फिरोज जो है 1236 से 1236 तक रहता है। फिर इसके बाद आती है पहली मुस्लिम शासिका, जिसे पहली महिला शासिका सुल्तान जो थी रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक। बहराम शाह आता है 1240 से 42 तक। मसूद शाह आता है 1242 से 46 तक। और नसीरुद्दीन आता है 1246 से 65 तक। फिर बलबन आता है जो मजबूत शासक था 1266 से 87 तक। फिर कैकूबाद आता है 1287 से 1279 तक। और फिर आता है क्यूप्रस 79 से 90। ठीक है। 89 से 90 आता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने पहले शासक, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इसने क्या किया था? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। गुलाम वंश लिखा है, आपको केवल कुतुबुद्दीन ऐबक डालना। ठीक है। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं, इसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ रहा। ठीक है। इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के जो विजय अभियान है वो मोहम्मद गौरी के साथ है, क्योंकि उसी का गुलाम था तो उसी के साथ रहता था। ठीक है। तो इसके जो मतलब कि अभियान है, आक्रमण जो किए इसने, वो मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर किए। अभी हम इसमें इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। इसके आक्रमण जो है उसी के साथ है, तो आप उन्हीं को पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने राजधानी अपनी लाहौर रखी। राजधानी क्या रखी? लाहौर। इसके समय जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है। और इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम इसके क्या थे? तो इसके नाम थे पील बादशाह,
पील पादशाह, ठीक है, और लाख वक्ष हातिम सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसने लाखों का दान दिए इसलिए लाख वक्ष कहते हैं, पील बादशाह कहते हैं, हातिम सेकंड कहते हैं, ठीक है। और इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसने अपने नाम के ना तो खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्का चलवाया, ठीक है। और इसने इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि यह एकदम गुलाम बनकर रहना चाहता था मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को गुलाम बनकर रहना चाहता था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसने उपाधि धारण की तो सिपे सलार की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की, किसकी उपाधि धारण की? सिपे सलार की इसने उपाधि धारण की थी। इसको लिख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। अभी एक बात और कि इसके गुरु का नाम बात करें, इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु जो थे वो थे मोइनुद्दीन नहीं, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, ठीक है। इन्हीं की याद में इसने जो है कुतुब मीनार को बनाया था, ठीक है। इसके गुरु कौन थे? गुरु लिख दो, ठीक है। गुरु गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? ये तो कुतुबुद्दीन के गुरु थे, लेकिन बख्तियार काकी के गुरु जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसकी दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ में, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इन्हीं की याद में क्या बनाया था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनाया था, ठीक है, इन्हीं की याद में। इसको लिख लो। अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसको लिख लो, ये इसके फैक्ट है। अब बात करते हैं इसके निर्माण कार्य के बारे में कि इसने निर्माण कौन कौन से करवाए, ठीक है। इसने पहले क्या बनवाया था? इसने पहले बनवाया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। हाँ, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद से याद आया कि वो मस्जिद मतलब कि कुरान को उसने पढ़ा था, ठीक है, बहुत अच्छे से उसने कुरान को पढ़ा था, तो उसे कुरान खामी कहते थे। कुरान खामी कहते थे, ये भी लिख लेना, ठीक है। पील बादशाह, लाख बख्श, हातिम सेकंड, कुरान खामी से कहते हैं, ठीक है। देखो, इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बन गई, ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था दक्षिण भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी, बताइए। ये कौन उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी, ठीक है। दक्षिण भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद थी, जो कहाँ है? केरल में है, ठीक है। जिसका जिसका उल्लेख कहाँ? चचनामा में। चचनामा में। चच कौन थे? सिंध मतलब राजा दाहिर के पिता थे, ठीक है। कुब्बत इस्लाम मस्जिद इसने बनवाई। दूसरा इसने क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा।
2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया, ठीक है। तो 2.5 दिन के झोपड़ा वाली क्या कहानी, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बनवाया था, ठीक है। 2.5 दिन, ठीक है। मान लो अड़ता 24 दूनी 48, 48 में 6 और जोड़ दो तो मान लो 54 घंटों में ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। इसने देखो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था कि इन मजदूरों को खाना नहीं देना जब तक ये 2.5 दिन का झोपड़ा बना ना दे। ये जो था अजमेर में था, अजमेर में बीच में मैसेज आ जाने की वजह से जो है वीडियो रुक जाती, ठीक है। देखो जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो मैंने बनवाया था 2.5 दिन में बना था 54 घंटों में, जो कि अजमेर में था। यहाँ पहले संस्कृत विद्यालय था जिसे तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था कि इन मजदूरों को जब तक खाना नहीं देने, जब तक ये बनाकर पूरा न कर दे, तो इनको 2.5 दिन तक खाना नहीं दिया गया। फिर ये जाके बना था, ठीक है। फिर इसने बनवाया कुतुब मीनार को, ये पहली मस्जिद इसने कुतुब मीनार की पूर्ण करा दी थी 1199 में। दूसरी मंजिल, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, और 1368 में इसकी मरम्मत भी करवाई थी, ठीक है। ये फैक्ट है, ठीक है। और अब बात करें जो एक कुतुब मीनार की जो ऊंचाई की बात करें, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। मेरे साथ नोट बनाते चलिए, मैं कहीं भी कुछ भी मिटा देता। देखो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 73 मीटर है, ठीक है। 73 मीटर, और 73 मीटर, ठीक है। हाँ, और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को में इसको 1993 में शामिल किया गया था। ये फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। 1993 में शामिल किया गया था, 1993 में। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए मतलब किसके निर्माण का, ठीक है। और अब बात करते हैं कि देखो जो कुतुब मीनार मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसे गुम्बद और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं, गुम्बद और मेहराब मेहराब कला का जनक कहते हैं, ठीक है। गुम्बद और मेहराब कला का जनक 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 कहते हैं, ठीक है। और इसके समय का लेखक जो था वो कौन था, हसन निजामी। हसन निजामी इसका समय का लेखक था, ठीक है। हसन निजामी इसके समय का कौन था, लेखक था। और इसकी पुस्तक की बात करें, लेखक था तो पुस्तक तो लिखी होगी, तो पुस्तक जो थी इसकी ये ताजुल नासिर थी, ताज उल नासरी थी, ठीक है। ताजुल नासरी थी। इसे दिल्ली सल्तनत का पहला लिखित इतिहास, पहला राजकीय इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला राजकीय इतिहास कहते हैं, पहला राजकीय इतिहास कहते हैं, ठीक है। और फिर इसकी मृत्यु हुई, कब हुई मृत्यु, मृत्यु तो वही 1300 कब तक था, 1306 में, नहीं 1206 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। 1206 में इसकी चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा जो था लाहौर में था, लाहौर में है। मकबरा जो था कहाँ था, लाहौर में, लाहौर में। और बनवाया किसने था, इल्तुतमिश ने इसका मकबरा बनवाया था, इल्तुतमिश ने इसका मकबरा बनवाया था, ठीक है। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फिर इसके बाद आता है इसका बेटा आराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों को खत्म कर लेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, हंसते रहो, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आराम से आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर देना। मैं यूट्यूब चैनल पे अपने कहता हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल पे अपने नहीं कहता कि अनसब्सक्राइब करके जाओ। मैं कहता हूँ क्योंकि कंटेंट आपके लिए बनाया हूँ, आपको पसंद आना चाहिए। मेरे मतलब कि देखो, मेरी यूट्यूब में वीडियो है, अब कई लोग देखेंगे, जिनको पसंद आएगा वो तो आ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनको पसंद नहीं है वो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, हंसते रहो।